नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। लोकमंच वक्ता लाइव के दर्शकों, आज हम साकार क्षेत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। श्री संत गजानन महाराज नागरिक सहकारी पद संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट स्वप्निल जी मुंडे से। तो मुंडे साहब, लोकमंच वक्ता लाइव में आपका स्वागत है। आपकी संस्था जो है आगामी दिसंबर में 30 साल पूर्ण करने जा रही है। साकार क्षेत्र से जुड़ी आर्थिक लेन देन की जो संस्था है उसका वजूद लोकतंत्र, समानता, साझा स्वामित्व पर इसकी नींव टिकी होती है। इन संस्थाओं का उद्देश्य सदस्यों की सामान्य आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। तो आपकी संस्था इन विषयों पर कहाँ तक खरी उतरी है, हमारे दर्शकों को बताएं। मैं लोकमंच वक्ता इस न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी संस्था आज 30 साल पूरे कर रही है। 30 साल एक सहकारी संस्था के लिए पूरा करना, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हम बोल सकते हैं, क्योंकि आज के तारीख में अगर देखा जाए तो बहुत कम संस्थाएं ऐसी है जो 30 साल तक टिकी हुई है और एक अच्छे से ग्राहक और अपने सभासदों को सेवाएं दे रही है। इसलिए हम लोगों को आनंद है कि हम 30 साल तक अभी पहुँचे हैं। ये 30 साल के ये जो संपूर्ण हमारा जो प्रवास है, उसमें हमारे संस्था के संस्थापक स्वर्गीय गोविंदराव जी मुंडे, इन्होंने ये संस्था की नींव रखी और उनका निरंतर हमें मार्गदर्शन मिलता रहा। 2021 में उनके देहांत के बाद संस्था ने अच्छी खासी प्रगति की। संस्था घरकुल योजनाओं के माध्यम से सभासदों तक अपनी सेवाएं दे रही है और एक नया आदर्श सहकार क्षेत्र में उन्होंने हमारी संस्था ने तैयार किया है कि सिर्फ डिपॉजिट स्वीकार करना और लोन देना ये कार्य न रखते हुए लोगों को घरकुल योजनाओं के माध्यम से भी संस्था को एक नफ़ा भी मिल रहा है, प्रॉफिट भी मिल रहा है और एक सर्विस भी अच्छे तरीके से सभासदों को संस्था दे रही है। इसका हम लोगों को एक निश्चित आनंद है। तो ये बताइए कि जैसा भी आपने कहा कि यानी आपकी जो संस्था है न केवल संस्था के जो सदस्य हैं उनके आर्थिक विकास को नहीं साध रही, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी अग्रसर है घरकुल योजना के माध्यम से। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस घरकुल योजना में अभी आपने संस्था के कितने सभासदों को लाभ पहुँचाया? घरकुल योजना हमने 2013 में उसकी हमने बॉयलॉज में अमेंडमेंट कर ली थी और 2013 से हम लोग ये व्यवसाय कर रहे हैं। इसके बाद हमारे लगभग 4 प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं और 5वें की अभी तैयारी चालू है। इसमें हमने लगभग 100 सभासदों को निवास और शॉप के माध्यम से उनको हमने सुविधा दी है और एक क्वालिटी रख के संस्था ने काम किया है। जैसे संस्था ने आज 30 साल का अभी हम सेलिब्रेट करें कि 30 साल संस्था को पूरे हुए हैं। जो विश्वास लोगों के मन में निर्माण किया वो निरंतर कायम रहने के हिसाब से लोगों को जो भी हमने घर या फिर फ्लैट्स लोगों को उपलब्ध करके दी है, तो इसमें क्वालिटी रखी। और आने वाले वक्त में भी संस्था अभी बहुत बड़े प्रोजेक्ट ला रही है, जो कि अभी 1-2 महीने में ही मार्गीनगर स्क्वायर में संस्था ने एक बहुत अच्छी जगह पे एक प्लॉट परचेस किया है। वहाँ पे भी संस्था का एक बड़ा प्रोजेक्ट हम आने वाले दिनों में ला रहे हैं। तो वहाँ पर भी लोगों की बहुत ज़्यादा, जब से लोगों को पता चला कि ये जगह संस्था ने ली है, तो तब से ही लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है और लोगों की इंक्वायरीज आती रहती है कि आप यहाँ पे प्रोजेक्ट कब चालू कर रहे हैं। तो संस्था ने वो एक क्वालिटी और एक लोकेशन भी ऐसे लिए है कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट रहे उसमें लोकेशन को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के हमने सिलेक्ट किया था कि जहाँ पे हम लोगों को, सभासदों को घरकुल योजना बना के दे रहे हैं, वो लोकेशन ऐसा रहना चाहिए कि सबको पसंद आए और सब कनेक्टेड रहे। तो ऐसे ही लोकेशन पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो संस्था, जो इसका जो कार्य क्षेत्र है, ये विभागीय स्तर पर है,
तो जो घरकुल योजना का जो आपका जो संस्था जो संचालित कर रही है जो प्रोजेक्ट ये प्रकल्प, तो ये और भी इलाकों में, नागपुर शहर के और भी इलाकों में, उसके बाहर इलाकों में जो आपके विभाग में जितने भी अंतर्गत आते इलाके, वहाँ भी चालू है कि सिर्फ नागपुर में चालू है शहर में? नहीं, फ़िलहाल सिर्फ नागपुर में ही चालू है। नागपुर ही शहर इतना बड़ा है कि वहाँ पे अगर ऐसे प्रोजेक्ट किए जाए तो संस्था को इससे निश्चित फ़ायदा ही होगा। इसलिए हम फ़िलहाल नागपुर में ही हैं, नागपुर के बाहर अभी तक हमने प्रयास नहीं किए। आगामी ऐसा कोई प्लान है कि नागपुर के बाहर भी ऐसा, क्योंकि शहर का दायरा काफ़ी बढ़ रहा है और काफ़ी नई नई योजनाएं आ रही है, विकास को पंख लगे हैं, तो ऐसे में अगर नागपुर शहर के अतराफ के इलाके भी विकास से अछूते नहीं हैं, तो आपकी संस्था का ऐसा कुछ आगे प्लान है, कुछ ऐसे प्रकल्प चालू करने का? निश्चित ही आगे चल के अगर अच्छा कुछ प्रपोज़ल आया या फिर ऐसी कुछ जगह हमें मिली तो हम निश्चित विचार करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप एक विधि स्नातक है और यह सहकार क्षेत्र है, और आपके पिता श्री स्वर्गीय गोविंदराव जी मोडे का इसमें काफ़ी मेहनत है, उनकी मशक्क़त है जो इस संस्था को खड़े किए थे। तो आप एक विधि स्नातक होने के अलावा सहकार क्षेत्र में भी आपने अपना कार्य कर रहे हैं और लोगों को आर्थिक हित साध रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? निश्चित एक आनंद मिलता है और एक मन को समाधान मिलता है कि ये जो एक सहकार क्षेत्र में जो काम कर रहे एक सामाजिक कार्य है, एक समाज के अंतिम घटक को अपन मदद जब करते हैं और उसकी गरज हम लोग जान के उसको मदद करते हैं और उसकी गरज पूरी होती है, तो निश्चित एक समाधान मिलता है। लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ें रहती है कि कभी कभी ये आर्थिक व्यवहार है तो एक कठोर निर्णय लेना भी ज़रूरी रहता है। जैसे लोन के रिकवरी में बहुत सी बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं कि जो हमारे मन को नहीं लगता, लेकिन परिस्थिति ऐसी रहती है कि उस वक्त सख्ती से वसूली करना ज़रूरी रहता है। उस वक्त ऐसे भी हमको इस साल बहुत ज़्यादा पैमाने पे हमने ऐसी कार्रवाई की जहाँ पे मन से ऐसी इच्छा नहीं होती थी, लेकिन हमको भी ये करना पड़ा क्योंकि रिकवरी करना और संस्था के लिए ज़रूरी है, इसलिए ऐसे कुछ करना पड़ रहा है। अच्छा, तो लोन की रिकवरी में अक्सर संस्थाएं इससे पीड़ित रहती है, जो बकाया लोन रहती है उसमें सरकार की कोई मदद नहीं है, क्योंकि अभी भारत सरकार की भी एक मंत्रालय बना है सहकार का, और उसके जो मिनिस्टर है, जो मंत्री है, वो भी एक अच्छे है, कारकुन है तुम्हारे अमित शाह जी। तो लोन की जो बकाया रिकवरी जो है संस्थाओं को, उस बारे में सहकार विभाग ने कोई ऐसा कोई कानून नहीं बनाया? रिकवरी के लिए जो हमारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम है उसके अंतर्गत हम रिकवरी कर सकते हैं। अभी जो नए से सहकार मंत्रालय की बात जो आप कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रजिस्टर्ड जो संस्था है वो उनके लिए लागू होता है। ये हमारी जो संस्था है इसको महाराष्ट्र सहकारी संस्था जो अधिनियम है उसके अंतर्गत ही हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो इसमें बहुत से लैकुने भी है कि जहाँ पे डाउट ऑफ बेनिफिट इनको लोन वालों को कभी कभी मिल जाता है उस वजह से, लेकिन डिपार्टमेंट के तरफ से जो सहकार्य मिलना चाहिए उस तरीके से सहकार्य नहीं मिलता। कभी कभी हमें जो रिकवरी ऑफिसर्स के जो अधिकार है वो मिलने के लिए वक्त लग जाता है, उसकी जो निबंधक के तरफ से अनुमति लेनी पड़ती है उसके लिए वक्त लगता है। तो ऐसी बहुत से छोटे मोटे कारण हैं कि उसका सरे से इफ़ेक्ट रिकवरी पे होता है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि ज़्यादातर वसूली जो हमारे संस्था के जो वसूली अधिकारी है उनके माध्यम से, कर्मचारियों के माध्यम से होती रहे। बहुत सी अड़चनें हमको पोजीशन के वक्त आती है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उनके तरफ ये प्रस्ताव जाता है कि एक आधी लोन जो केस है उसमें जो एक आधी प्रॉपर्टी हमने जब्त की है तो उसकी जब्ती के जो आदेश है वो कलेक्टर साहब देते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन ठीक है, अभी जो है प्रोसीजर वो पूरी फॉलो करके प्रयास चालू है और हम लोग उसके पीछे लगे। अच्छा, ये बताइए, अक्सर ये चर्चा है कि जो बकाया ऋण के वजह से संस्थाएं अगर से वसूल नहीं होते समय पे तो उसके वजह से संस्थाएं अपना वजूद खो देती है, अपना अस्तित्व खो देती है। तो ये बताइए, इसके अलावा भी कुछ ऐसी कोई खामियां रहती है जिसके कारण संस्थाएं अपनी वजूद खो देती है कि सहकार क्षेत्र में? यह है कि हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप एक विधि स्नातक भी है, क्या ऐसा क्या वो कमियां जो रहती है जिसके वजह से संस्थाएं अपना वजूद खो देती है?
नहीं, सहकारी संस्थाएं, इनके ऊपर लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा है। लोगों का एक पर्सनल कांटेक्ट, एक पर्सनल रिलेशन आज संस्थाओं के साथ रहता है, इसलिए इसका फ़ायदा संस्थाओं को हमेशा ही रहता है कि डिपॉज़िट लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि लोगों का एक विश्वास जो संस्थाओं पे बना है, उस वजह से संस्थाओं को डिपॉज़िट बहुत अच्छे से मिलती है। लेकिन आज के तारीख में देखा जाए, डिपॉज़िट से ज़्यादा लोन बांटना एक बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि लोगों को ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल गए हैं। संस्था को दूसरा व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है शासन की तरफ से। संस्था को सिर्फ डिपॉज़िट स्वीकारना और लोन बांटना, इतना ही काम करना है। और अभी लोन देने के लिए बहुत लोग मार्केट में बैठे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि आपने मोबाइल खोले तो 3 मिनट में 3 लाख का लोन देने वाली भी कंपनियां हैं, और एक मोबाइल कॉल पे सिर्फ। तो ऐसी सिचुएशन आ गई है। तो ये बहुत बड़े संकट बोल सकते हैं, या फिर मुश्किल संस्थाओं को आ रही है लोन बांटने में, कि अच्छा कस्टमर मिले, उसको लोन कैसे बांटे और संस्था किन लोगों को दे। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। लोगों को ऑप्शन मिल गए, यानी लोगों संस्थाओं को फ़िलहाल लोन केसेस बहुत कम आ रही है, यानी संस्थाओं के तरफ। ये एक बहुत बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो इसका सीधे से फ़ायदा नुकसान संस्था को हो रहा है कि लोन नहीं गया तो संस्था कहाँ से प्रॉफिट कमाएंगी। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसा आप बोल रहे हैं कि संस्थाओं को सिर्फ विभाग ने लोन बांटने का अधिकार दिया है, लोगों से पैसा लीज करे और उसको ही बांटे, उसको फाइनेंस करे। तो ये बताइए कि आपका फेडरेशन वगैरह भी है, तो आपके फेडरेशन के वजह से एक मंच है आप सब सहकारी संस्थाओं का, तो उससे कोई आवाज़ नहीं उठाइए कि विभाग को शासन के तरफ क्या ने कुछ और भी हमको दायित्व दिया जाए, कुछ और भी राइट्स दिया जाए, कोई दूसरे भी कारोबार करने के लिए? निश्चित ही फेडरेशन की तरफ से ये चालू है गवर्नमेंट को कन्विंस करना कि संस्थाओं को दूसरे व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए। जैसे आज हमारी संस्था घरकुल योजना के प्रकल्प तैयार कर रही है, तो एक अलग तरह का बिज़नेस है, उसमें भी हमको अमेंडमेंट करना पड़ा। लेकिन उसमें भी शासन का पिछले कुछ सालों में जो परिपत्रक आया कि कानून में जो बदलाव हुआ कि ये बिज़नेस भी करने के लिए 7 साल का वक्त दिया है। 7 साल के बाद आप ये व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, इसके लिए फिर आपको एक्सटेंशन लेना है तो सरकार से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसी सब चीज़ें हैं। लेकिन शासन ने भी इसके तरफ ध्यान देना चाहिए कि आज के तारीख में ये सहकारी संस्थाएं अगर अच्छे से चलाना है तो सबको एक ही नज़र से नहीं देखना चाहिए। जो संस्थाएं अच्छा काम कर रही है उनको उनका काम करना देने चाहिए। जैसे हम अभी घरकुल योजना कर रहे हैं, कोई लोग गोडाउन के माध्यम से अच्छा यानी बिज़नेस कर रहे हैं। कई लोगों के तरफ एमएससीबी के बिल कलेक्शन काउंटर्स है। कुछ संस्थाएं हमें पता है जिनकी गैस एजेंसी है, यानी अच्छी कंपनी की। तो ये अलग अलग माध्यम से वो संस्थाएं अपने सोसाइटी को एक मजबूती प्रदान कर रही है। लेकिन सिर्फ डिपॉजिट लेना और कर्जा बांटना, ये अगर एक ही अपन उद्देश्य रखेंगे तो संस्था आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इसलिए फेडरेशन के माध्यम से गवर्नमेंट की तरफ हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि संस्थाओं को ऐसी कुछ परवानगी मिलनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए आखिरी सवाल कि आपकी संस्था अभी 30 साल होने जा रहे हैं और आप जो है आम लोगों में आर्थिक क्रांति बरपाने के साथ साथ सामाजिक सेवा भी उनको पूर्तता कर रहे हैं, उनकी पूर्ति कर रहे हैं। तो आपकी संस्था से ऐसे कितने लोग हैं जो जुड़ के उनके परिवार जो है स्वावलंबी बने हैं, वो अपने परिवार का सहारा बने? ऐसे कितने लोग कर्मचारी वगैरह काम करते हैं? संस्था में अभी लगभग 50 के आसपास कर्मचारी वर्ग है और लगभग 150 के आसपास अभिकर्तागण हैं, जो एजेंट हम लोग बोलते हैं। ऐसा 150-200 लोगों का परिवार आज संस्था के ऊपर पूरा निर्भर है और वो अच्छे खासी उसमें से कमाई कर रहे हैं और एक अच्छे से अपना जीवन खुशहाली से मना रहे हैं। और उसी तरह संस्था के जो सभासद हैं, जिन्हों को संस्था ने अभी तक कर्जा मुहैया किया, तो मुझे अभी भी याद है जो लोगों को हमने 25,000 का कर्जा दिया, वो लोग आज 25 लाख का कर्ज उठा रहे हैं। तो सिर्फ संस्था आज इतने सालों में बड़ी नहीं हुई, तो उसने अपने सभासदों को भी बड़ा किया। आज जो आदमी 25,000 का लोन लेने आया था, वो 25 लाख का अगर लोन ले रहा है तो निश्चित ही उसने अपने व्यवसाय में बढ़त हासिल की, तभी आज वो ये मुकाम पे पहुंचा है। तो इस तरीके से हमको भी वो उस चीज़ का आनंद है। ये संस्था का कार्यालय कितने हैं? तो मुख्यालय के अलावा और भी कुछ इसके ब्रांच होंगे, क्योंकि संस्था का कार्य क्षेत्र जो विभागीय स्तर पे?
संस्था की 3 शाखाएं हैं और ये रेशीमबाग में मुख्यालय है और तीनों शाखाएं और संस्था का मुख्यालय ये स्वमालिकी की जगह पे है। ये एक शुरुआत से ही संस्था के जो संस्थापक थे उनका ये ध्येय था कि अपनी संस्था किसी भाड़े की जगह पे नहीं रहेंगी, अपनी खुद की जगह रहे, तो वो एक अच्छा है और वो एक अच्छा निर्णय भी था। आज की तारीख में अगर जगह के भाव अगर अपन देखें तो आसमान को छू रहे, तो ये परिस्थिति में रेंट से जगह लेना ये कुछ संभव नहीं था, लेकिन आज संस्था की पूरी जितनी भी शाखाएं हैं और मुख्यालय ये सब खुद की जगह पे है। तो ये थे मेरे साथ एडवोकेट स्वप्निल गोविंदराव जी मोंडे, जो श्री संत गजानन महाराज नागरिक सहकारी पद संस्था के अध्यक्ष है, लोकमंच वक्ता लाई से अपना संवाद साध रहे थे। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। आज से तकरीबन 30 साल पहले स्वर्गीय गोविंदराव जी मोंडे ने जो पौधारोपण किया था वो आज एक वट वृक्ष की माफिक लोगों को न सिर्फ साया दे रहा है बल्कि एक फलदार वृक्ष बनकर वो लाभान्वित लोगों को कर रहा है। चूँकि गोविंदराव जी मोंडे महान संत गजानन महाराज के परम भक्त थे और उनकी भक्ति भाव में विभोर होकर उनने लोगों का कल्याण और उसके उत्थान पर ही जोर दिया है। उसकी जीती जागती मिसाल आज साकार क्षेत्र में हर सू सफलता का डंका बजा रही है। श्री संत गजानन महाराज नागरिक सहकारी पद संस्था है, जो अपनी एक विशेष पहचान बनाकर और भी साकार क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं को एक आदर्श रूपी बनी बैठी है। तो मैं अपने कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहूँगा। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय साकार।